तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ मॉर्निंग में डेली इकोनॉमी न्यूज। और आज डेट 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर है। सब आप सभी दोस्तों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो दोस्तों, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज इंपॉर्टेंट दिन इसलिए बेसिकली कल 1 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। आप में से कई लोगों ने अगर न्यूज देख रहे होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ ही लिया होगा, तो ये एमपीसी की मीटिंग हुई थी। इसमें कई सारे डिसीजन हुए। बेसिकली रेपो रेट को तो चेंज नहीं किया, लेकिन और कई सारे डिसीजन इसमें किए गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ पूरी इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो दोस्तों बैंकिंग बैंकिंग में ये मॉनेटरी पॉलिसी वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछते आएंगे। रेपो रेट क्या होता है, क्वांटिटेटिव टूल क्या होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, सब कुछ दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या क्या डिसीजन लिए गए, क्या मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोजिशन होता है, सबके बारे में हम दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज पढ़िए। आरबीआई एमपीसी हाईलाइट्स, गवर्नर मल्होत्रा जो आरबीआई के गवर्नर है वो होल्ड्स क्या किया, रेपो रेट को मैं कोई चेंज नहीं किया, 5.5% रखा। इन्फ्लेशन फोरकास्ट कट टू 2.6%, मतलब रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया। जो महंगाई की जो अनुमान लगाया था इस साल, उसमें कटौती कर दी गई है। और जीडीपी जो ग्रोथ रेट का अनुमान था, पहले मैंने पढ़ाया भी था आपको कि 6.5% लगाया था, लेकिन उसको अब रिवाइज कितना कर दिया गया, 6.8% कर दिया गया है। तो सब कुछ हम डिटेल में 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे दोस्तों। ये आरबीआई की मीटिंग अपने आप पढ़ सकते हैं। रेपो रेट अनचेंज 5.5% सेज गवर्नर संजय मल्होत्रा। आरबीआई प्रोजेक्ट इन्फ्लेशन एट 2.6% फॉर फाइनेंशियल ईयर 26, लोअर देन अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 3.21%। तो ये पूरा क्या मैटर है दोस्तों, हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो थोड़ा मैं पहले बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर हम पीडीएफ के माध्यम से जानेंगे। देखो, इकोनॉमी में दो पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पूरी इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स में दो पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है पूरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या है, दो पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये दो पॉलिसी एक तरह से पूरे देश की इकोनॉमी चल रही है, इसके अलावा और बाकी सब लिमिटेड होती है दोस्तों। एक होती है मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी, जिसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के दोस्तों, इसको याद रखना, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया। फिस्कल पॉलिसी दूसरी होती है, अनदर वन इज फिस्कल पॉलिसी। ठीक है बात यहां तक। देखो, मौद्रिक नीति बनाता है किसी भी देश का सेंट्रल बैंक। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरा बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो इंडिया में वो काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा दोस्तों, भारत में मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा आरबीआई। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी दोस्तों कोई भी देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाती है। अब इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी, तो उनके ऑफिस में ये दोस्तों फिस्कल पॉलिसी बनेगी। ठीक है बात। ये दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के माध्यम से कंट्रोल होती है। बैंकों में लोन सस्ते हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, आपने कई बार सुना। तो बेसिकली वो सस्ते महंगे लोन के माध्यम से दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। ठीक है बात यहां तक। फिस्कल पॉलिसी दोस्तों बजट के रूप में एक्सप्रेस होती है। हर साल बजट आता है, आपको पता ही है बजट कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, देश का बजट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बजट के रूप में एक्सप्रेस होती है दोस्तों। इसके पार्ट होते हैं क्या क्या, गवर्नमेंट की इनकम, इनकम कहां से होती है, टैक्स से आती है, तो टैक्सेशन। भाई फिस्कल पॉलिसी क्या क्या पार्ट होते हैं, टैक्सेशन होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर में सब्सिडी वगैरह हो सकती है, विभिन्न स्कीम में पैसा खर्च होता है वो हो सकता है। फिर अगर दोनों में डिफरेंस है तो डेफिसिट हो सकता है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब इसके टूल होते हैं दोस्तों। तो ये फिस्कल पॉलिसी टूल होता है। इसके दो टूल होते हैं दोस्तों। आज हमारा जो मुद्दा है वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी होता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बताया कौन बनाता है, तो आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का सेंट्रल बैंक बनाता है। तो ये अकेला नहीं बनाता दोस्तों, यहाँ एक कमिटी बनाई हुई है जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये आरबीआई के लीडरशिप में एक कमिटी बनी हुई है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहते हैं। ये देश में मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। ये दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 माह में मिलती है। जो मैं आज न्यूज पढ़ा रहा हूँ, ये नेक्स्ट 2 मंथ में फिर होगी। हर 2 महीने में 3 दिन के लिए मिलते हैं, मतलब 3 दिन तो नहीं, 2 दिन मिलते हैं दोस्तों। जैसे अभी 1 अक्टूबर को इनका निर्णय आया, तो ये 29 से बैठे थे, 29-30 को ये मीटिंग करते हैं और 1 तारीख को इन्होंने क्या क्या निर्णय दे दिया। तो ये 2 दिन मिलते हैं और तीसरे दिन करते हैं। हर 2 महीने में न्यूज आती रहती है दोस्तों। तो ये बेसिकली आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये करती है। ये दोस्तों इंटरेस्ट रेट के माध्यम से काम करती है। इंटरेस्ट रेट सस्ता महंगा करके ये करती है, क्या करती है, ये देश में इकोनॉमी को, जीडीपी ग्रोथ रेट को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी, कोई भी देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। देखो दोस्तों, महंगाई
एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो बहुत बुरी चीज होती है, बहुत बुरी। महंगाई से बुरा कुछ नहीं दुनिया में, ये आप सब जानते हो, हम सब ने इसका अनुभव किया कभी न कभी जिंदगी में। तो इन्फ्लेशन एक लेवल तक ठीक होती है दोस्तों, उसके बाद महंगाई बहुत बुरी चीज होती है। अगर इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाए तो पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाती है दोस्तों। तो इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है दोस्तों इन्फ्लेशन कंट्रोल। इसके लिए दोस्तों इंडिया में 2016 से एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट सिस्टम काम करता है। अब आप मैं वन बाय वन करके पढ़ा रहा हूं, आप इसको समझते जाओ बस। 2016 से दोस्तों एक पहले बेसिकली एक उर्जित पटेल साहब थे, उर्जित पटेल कमेटी बनी थी। तो उन्होंने कहा कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए कुछ सिफारिश करो। तो उन्होंने उर्जित पटेल कमेटी ने एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट दिए, सिस्टम का कंसेप्ट दिया था। इसके तहत क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो भारत सरकार है वो एक इन्फ्लेशन फिक्स कर देती, महंगाई की रेट फिक्स कर देती कि भाई अब आरबीआई है तो आरबीआई कितनी महंगाई बाजार में या फिर इकोनॉमी मेंटेन रखे। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर 5 साल में इन्फ्लेशन का टारगेट फिक्स कर देती है। वर्तमान में ये है 4+-2%। इट मींस 2 से 6% के बीच महंगाई रखना है दोस्तों। क्या करना है, 2 से 6% के बीच में आरबीआई को महंगाई मेंटेन करनी है, और वो काम करेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये टारगेट हर 5 साल में गवर्नमेंट सेट करती है। 2016 में किया था, 2021 में किया था, 2026 में गवर्नमेंट फिर से इसको रिवाइज करेगी, चाहे इसको चेंज भी कर सकती, चाहे इसको सेम मेंटेन कर सकती। ठीक है बात इसको यहाँ पर। तो आरबीआई का क्या काम है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या काम है कि 2 से 6% के बीच में महंगाई को मेंटेन रखना। ज्यादा महंगाई भी बहुत बुरी चीज होती है, और महंगाई अगर बिल्कुल कम हो जाए तो वो भी बहुत बुरी चीज होती है। कैसे होती है वो हम देखेंगे आगे। ठीक है बात यहाँ तक। देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है दोस्तों, ये 2016 में इसकी गठन हुआ था। जो उर्जित पटेल कमेटी ने बेसिकली इसकी सिफारिश की थी, उसके पहले आरबीआई के गवर्नर साहब अकेले निर्णय ले लिया करते थे। तो कोई भी चीज अगर कमेटी डिसाइड करे तो ज्यादा अच्छा होता है दोस्तों। ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत काम करती है। आरबीआई एक्ट 1934 में उस टाइम अमेंडमेंट किया गया था, और इसके तहत एमपीसी का गठन किया गया था। ये एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। 3 तो दोस्तों आरबीआई के लोग होते हैं। एक तो आरबीआई के गवर्नर, तो इसके चेयरमैन होते हैं, गवर्नर संजय मल्होत्रा जी इसके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ठीक है। एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का काम देखता है। भाई आरबीआई में 4 डीजी होते हैं, तो कौन सा डीजी, तो वो डीजी जो मॉनेटरी पॉलिसी का काम देखते हैं। एक होता है आरबीआई से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कौन सा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो मॉनेटरी पॉलिसी का काम देखते हैं। ठीक है बात यहाँ तक। तो 3 तो आरबीआई साइड से, 3 दोस्तों एक्सटर्नल मेंबर होते हैं, इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 3 गवर्नमेंट अपॉइंट होते हैं। ये 3 तो आरबीआई से तो यही जॉब करते हैं। ये 3 दोस्तों बाहर के होते हैं, जो फेमस इकोनॉमिस्ट होते हैं, जिनका इकोनॉमिक्स की दुनिया में अच्छा नाम होता है, उनको गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर देती है। ये डेली नहीं बैठते आरबीआई में, ये तो 2-3 दिन के लिए जब भी मीटिंग होती है तब जाते हैं दोस्तों। एमपीसी की मीटिंग दोस्तों हर 2 मंथ में होते हैं जनरली। हालांकि साल में मिनिमम 4 होनी चाहिए, मिनिमम 4 होनी चाहिए, मिनिमम 4 होनी चाहिए। लेकिन पर सामान्य परंपरा यही है कि हर 2 महीने में मिलते हैं। अभी ये सितंबर के एंड में मिले, अब फिर दोस्तों 2 महीने बाद ये मिलेंगे, और इसमें डिसाइड करेंगे किससे क्या करना है। यहां तक बात समझ गई तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब महंगाई सस्ता है कि मैं आपको बता दूं। सपोज करो महंगाई बढ़ गई, 1 मिनट के लिए महंगाई बढ़ गई, तो इसको कंट्रोल कैसे करेगा। तो बेसिकली आरबीआई क्या करता है, या मॉनेटरी क्या, लोन महंगे कर देती है। लोन क्या करती है, कॉस्टली कर देती है। अब मुझे बताओ, बाजार में महंगाई बढ़ गई, महंगाई का मतलब होता है डिमांड बहुत ज्यादा है, चीजें कम है बाजार में। बाजार में क्या, टमाटर कम है लेकिन खरीदार ज्यादा है, तो टमाटर महंगे हो जाएंगे। ये तो आपको कंसेप्ट बहुत आसान है। तो दोस्तों महंगाई बढ़ने का मतलब होता है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा, डिमांड कम कैसे करें, तो लोन महंगा कर दो। सपोज करो पहले है ना मोटरसाइकिल लोन, बाइक पे लोन सस्ता था, तो हर आदमी क्या करता था, बाइक लोन लेके क्या करेगा, बाइक लोन लेके बाइक खरीदेगा, मोबाइल लोन लेके मोबाइल खरीदेगा। लेकिन लोग महंगा कर दिया, तो महंगा कर दिया तो बताओ अब लोग लोन कम ज्यादा लेंगे, कम लेंगे, तो लोन कम लेंगे। लोन कम को इसको मैं देसी भाषा में या इकोनॉमिक लेंगे कहते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब बाजार में या आम आदमी के पास में कितना पैसा है। तो ये बताओ अगर बैंक कम लोन देगा तो आम आदमी के पास पैसा ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा, तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा मतलब आम आदमी के पास पैसा कम है, तो अब वो डिमांड करेंगे नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, वो खरीदारी करेंगे नहीं करेंगे। अभी आपके पास कुछ नहीं है, मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूं, तो आप तुरंत क्या करोगे, दौड़ के आईफोन लेने चल जाओगे, अपना आईफोन की डिमांड बढ़ा दोगे। लेकिन आईफोन की फैक्ट्री में तो सप्लाई उतनी है, तो फिर क्या करेंगे, वो कहने की महंगाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो क्या करेंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। यही गेम चलता है दोस्तों। तो जब महंगाई ज्यादा होती है तब आरबीआई क्या करता है, जब महंगाई ज्यादा हो जाती है तब आरबीआई क्या करता है, लोन महंगे कर देता है। कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे, पर महंगे कर देता है ताकि उससे क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। लेकिन दोस्तों इसका एक साइड इफेक्ट होता है, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो क्या फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कम होगा, तो प्रोडक्शन भी घटेगा।
भाई जब बाजार में डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन को कहते हैं जीडीपी, जीडीपी कम हो जाएगी, जीडीपी कम होगा तो बताओ एम्प्लॉयमेंट घटेगा बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, तो ये चीज, ये बुरी स्थिति है, ये बुरी स्थिति है। तो इस दोनों के बीच में इसको कहते हैं इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ डायलेमा, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ डायलेमा। दुनिया के हर सेंट्रल बैंक को ये डायलेमा का सामना करना पड़ता है। आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाओगे, इन्फ्लेशन क्या सब कुछ ज्यादा है, आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो, आप लोन क्या करोगे, कॉस्टली करोगे, लोन कॉस्टली करोगे तो डिमांड घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी तो क्या होगा, डिमांड घट जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में जाएगी। लेकिन डिमांड घटने से क्या होगा, ग्रोथ रेट डाउन होगी, ये हम नहीं चाहते, ग्रोथ रेट डाउन होगी, इससे जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन होगी तो एम्प्लॉयमेंट डाउन होगा, तो दोनों को मेंटेन करना है। तो इस प्रकार से रेट सेट करनी, इंटरेस्ट रेट, कि ना तो ग्रोथ डाउन हो ना इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़े, बस इसको कितना रखो 4 ± 2% में रखो। इसलिए गवर्नमेंट ने टारगेट सेट कर दिया भाई महंगाई 2 से 6% के बीच में। गवर्नमेंट ने कई सारी स्टडी करी हुई, पाया कि इंडियन कंटेक्स्ट में 2 से 6% की अगर महंगाई रहती है तो ठीक स्थिति है, उससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उससे देश की इकोनॉमी अच्छी रहती है। तो ये टारगेट सेट कर दिया, ठीक है बात यहां तक, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों कैसे कंट्रोल करते हैं महंगाई, लोन महंगा सस्ता कैसे कर देते हैं, अब ये समझेंगे हम। देखो मॉनेटरी पॉलिसी के कई सारे टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से आरबीआई क्या करता है, लोन सस्ता महंगा या लोन ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, मनी सप्लाई घटा बढ़ा सकता है। तो ये पूरे टूल्स को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल, क्वांटिटेटिव ऐसे टूल दोस्तों जिससे है ना ओवरऑल मनी सप्लाई में चेंज होता है, मनी सप्लाई में चेंज होता है, ठीक है। मनी सप्लाई घट भी सकती है, मनी सप्लाई बढ़ भी सकती है, जैसे स्थिति होगी आरबीआई के सामने उसका डिसाइड कर लेगा, ठीक है। एक होता है दोस्तों क्वालिटेटिव, इसमें दोस्तों ओवरऑल लोन सप्लाई या मनी सप्लाई में चेंज नहीं होता, मनी सप्लाई तो वही रहती है लेकिन उसमें क्या होता है सेक्टर में चेंज हो जाता है, कुछ सेक्टर में, जैसे सपोज करो बाइक में बहुत ज्यादा महंगाई है, ठीक है, सपोज करो बाइक की, मोटरसाइकिल की इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गई इंडिया में, तो केवल बाइक पे लोन कम कर दो, बाकी पे मत करो, बाकी सेक्टर में लोन बढ़ा दो, तो ओवरऑल तो पैसा वही रहा, लेकिन क्या होगा बाइक की महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो ये क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं दोस्तों। अब क्वांटिटेटिव टूल ओवरऑल लोन का या मनी सप्लाई को चेंज करते हैं। सबसे फेमस क्वांटिटेटिव टूल होते हैं दोस्तों सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, आपने रेपो का नाम जरूर सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट, और इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब दोस्तों इसके टूल्स होते हैं। इसमें दोस्तों राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की राशनिंग, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, नैतिक दबाव, मोरल सुएशन, अब फिर भी नहीं मानते डायरेक्ट एक्शन, आरबीआई डायरेक्ट एक्शन ले लेता है, कैसे लेता है तो हम आगे देखेंगे, ठीक है बात यहां तक। तो यहां तक ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म होती है बेसिकली होती है रेपो रेट। पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का गेम चलता है रेपो रेट से। अब कैसे चलता है मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा दोस्तों। रेपो रेट के बारे में हम समझते हैं। रेपो रेट क्या होता है, बेसिकली देखो ये बैंक होता है, बैंक हमारे लिए क्या काम करता है, मैं हूं समझ लो दीपक है या डी है, बैंक हमारे दो काम करता है, मैं यहाँ पे पैसा हूं तो डिपॉजिट कर सकता हूँ, ठीक है, और मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं यहाँ से लोन ले सकता हूँ, मैं यहाँ से बाइक लोन ले सकता हूँ, कार लोन ले सकता हूँ, मैं यहाँ से हाउसिंग लोन ले सकता हूँ, कुछ भी लोन ले सकता हूँ, मैं काम सकता हूँ। तो ऐसे बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, ठीक है बात यहाँ तक। तो बैंक भी क्या करते हैं, अपने सरप्लस पैसे यहाँ जमा कर सकते हैं, ठीक है, और बैंक यहाँ से लोन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बैंक यहाँ से लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जब ये बैंक ये लोन लेते हैं आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, 1 दिन 2 दिन 7 दिन 14 डे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ ब्याज तो देना पड़ेगा, इसी ब्याज को कहते हैं रेपो रेट कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। समझिए बात को एक ही बार में, रेपो रेट कुछ नहीं है, बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेते हैं उस पर कुछ इंटरेस्ट चुकाते हैं, उसी को रेपो रेट कहते हैं। अब मुझे दो सिचुएशन बताऊंगा मैं आपको, ये आरबीआई था, ये स्टेट बैंक था, ठीक है। तो आरबीआई ये रेपो रेट थी 5%, ठीक है। तो सपोज करो जब बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई से 5% में लोन मिलता है, तो ये हो सकता है आगे 3% अपना प्रॉफिट रखे खर्चा वगैरह होगा इसका, 8% आम आदमी को, ये दीपक को लोन दे देगा, ठीक है। लेकिन आरबीआई इसको क्या करेगा, ये रेपो को बढ़ा के 10% कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये एसबीआई दीपक को कितने पर लोन देगा,
13% पे देगा। अब आरबीआई सपोज करो रेपो को घटा के 1% पे कर दिया, तो ये एसबीआई दीपक को कितने पे लोन देगा? अब बता रहे चलो, बहुत आसान है। इकोनॉमिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है, 3 सिचुएशन होगी। एक ए तो मैंने बेस ले लिया, एक सिचुएशन होगी बी, एक सिचुएशन सी। अब मुझे बताओ, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दिया तो लोन महंगा हुआ सस्ता हुआ? तो आपने देखा कि जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ाया 5 से 10% किया, तो इधर रेपो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यहाँ क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर इंटरेस्ट रेट घट गया। अब मुझे बताओ, जब लोन महंगा हो गया तो मनी सप्लाई, लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाएगी, तो मनी सप्लाई क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, लोन क्या होगा, बहुत सस्ता हो गया, तो यहाँ मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। यही बात है। तो दोस्तों अब ये सिचुएशन कब काम आएगी, जब महंगाई कंट्रोल करनी है। अगर लगता है महंगाई 8% होगी, 10% होगी, और कितनी रहनी चाहिए थी, 2 से 6% के बीच में, तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। जब लगेगा कि महंगाई कंट्रोल में है और जीडीपी बढ़ानी है, जीडीपी बढ़ानी है, तब क्या करेंगे, तब आरबीआई रेपो रेट को कटौती कर देगा। ठीक है बात, यहां तक कटौती कर देगा। तो ये दोस्तों अभी चल रहा है। अभी आज की डेट में महंगाई बहुत कंट्रोल में है, लगभग 2% के आसपास, ये 2-2.5-3% के आसपास, 2 से 3% के आसपास ही क्या चलती है, महंगाई चलती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, जब महंगाई कंट्रोल में, तो जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ तो क्या करो, रेपो रेट में कटौती करो, रेपो रेट में कटौती करो। तो दोस्तों पिछले अभी लगभग इसी साल में आरबीआई ने 1% रेपो रेट कम कर चुका है। पहले 6.5% थी, उसको घटा के कितना कर चुके थे, 5-5.5% कर चुका था। और इस वाली में जो अभी लेटेस्ट में मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी, उसमें भी ये सोच रहा था कि चूंकि महंगाई कंट्रोल में, तो आरबीआई और ज्यादा कटौती करेगा, लेकिन आरबीआई ने फिलहाल क्या कर किया, होल्ड पे किया। तो अब लोन सस्ता गया, इसका मतलब ग्रोथ रेट बढ़ेगी। समझे बात को? तो बस ये पूरा डायनेमिक्स चलता है। अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नोट्स के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं बताया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई की तरफ से सारा काम कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी का, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन जेडबी है दोस्तों, सेक्शन जेडबी। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45 जेडबी है, यहाँ गलत टाइप हो गया, 45 जेडबी सेक्शन करके इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ 2016 से। हर 2 महीने में मिलते हैं, पर मिनिमम जो 4 मीटिंग इसकी कंपलसरी है। जनरली परंपरा यही है कि हर 2 महीने मिलते हैं, साल में 6 बार ये मीटिंग करते हैं। मीटिंग मेजोरिटी से होते हैं। भाई 6 लोग हैं, 6 मेंबर हैं। अब कोई कहे कि रेपो रेट बढ़ाओ, कोई कहे घटाओ, कोई कहे होल्ड रखो, तीनों सिचुएशन हो सकती है। तो आप क्या करोगे, मेजोरिटी करेंगे। जो 3 लोग, अब 3 तो नहीं, मेजोरिटी 4 की होगी, तो 4 जिसके पक्ष में होंगे वो हो जाएगा। अगर 3-3 हो जाएंगे तो फिर आरबीआई गवर्नर क्या करेगा, कास्टिंग बोर्ड करेगा, वो तो वही लोकसभा वाला कंसेप्ट। तो टोटल 6 मेंबर है दोस्तों, 3 तो आरबीआई से होते हैं, 3 बाहर के लोग होते हैं, जिसको कौन अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, एक्सपर्ट होते हैं। जैसे इसके 3 आरबीआई से कौन होते हैं, तो आरबीआई गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी। ये आरबीआई के गवर्नर साहब इसके चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं इसके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। कौन है डिप्टी गवर्नर, पूनम गुप्ता जी। 4 डिप्टी गवर्नर पढ़े थे अपन ने कल परसों ही, तो उसमें से जो पूनम गुप्ता जी है वो बेसिकली वो एमपीसी में बैठती है, बाकी 3 नहीं बैठते। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंद्रालीन भट्टाचार्य, ये इसके मेंबर है। 3 जो एक्सटर्नल मेंबर है उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। राम सिंह जी, राम सिंह जी दोस्तों बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो दिल्ली में फेमस कॉलेज है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का सबसे टॉप कॉलेज है इंडिया का, उसके डायरेक्टर हैं दोस्तों। सौगता भट्टाचार्य जी, ये भी क्या एक इकोनॉमिस्ट है। और नागेश कुमार जी, ये भी फेमस जाने माने इकोनॉमिस्ट है। तो टोटल 6 लोग दोस्तों आज की डेट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बैठते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मिले और इन्होंने कुछ डिसीजन किया। क्या क्या डिसीजन किया ये तो हम देखेंगे इसे 1 बाय 1 करके। ठीक है बात। तो सबसे पहला जो, अब इसको टारगेट क्या था, तो एमपीसी को टारगेट था 4+2 का। कौन देता है टारगेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट सेट करती है। इट मींस 2 से 6% के बीच में क्या रखना, महंगाई रखना। अब तो मैंने बताया रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया। रेपो रेट, अब देखो और भी कई सारे रेट होते हैं, मैंने आपको बताया नहीं इतना, आजकल लेक्चर का उद्देश्य भी नहीं, मैं आज केवल रेपो रेट समझाना चाहता। देखो कई सारी होती रेपो रेट होती है। एक होती है बैंक रेट या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ और या बैंक रेट के दो। एक होता है दोस्तों स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो एक पूरा कॉरिडोर काम करता है। जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है दोस्तों, केवल रेपो रेट में चेंज करती है, बाकी सब इससे जुड़े हुए होते हैं। जो एमएसएफ होती है दोस्तों, इससे है ना 0.25% ज्यादा होती है, और एचडीबी होती है इससे 0.25% कम होती है दोस्तों। ठीक है, ये कॉरिडोर काम करता है। अब रेपो रेट 5.5% है, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि बैंक रेट एमएसएफ कितना होगा, 5.75% होगा। एचडीएफ कितना होगा, 5.25% होगा। अगर मैं इसको रेपो रेट को घटा देता, 5 कर देता, तो अपने आप एमएसएफ कितना हो जाएगा, 5.25 हो जाएगा। और ये कितना रह जाएगा, ये 4.75% रह जाएगा। तो ये दोस्तों ये कॉरिडोर कहते हैं इसको। ये क्या होता है,
ये तो फ्लोर होता है, ये सीलिंग होता है, ये मिड पॉइंट है। एक तो घर की दीवारें क्या होती है, छत होती है, नीचे फ्लोर होता है, तो ये फ्लोर है सबसे कम 4.75, ये टॉप है, ये मिड पॉइंट है। तो दोस्तों बैंक रेट में कोई चेंज नहीं किएगा। जब बैंक रेट में कोई चेंज नहीं किया तो बताओ, सॉरी, जब रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया तो बैंक रेट में चेंज होगा क्या, एमएसएम में चेंज होगा क्या, एचडी में चेंज होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये 5.5% का 5.5% ही रहेगा। बैंक रेट भी दोस्तों 5.75% ही रही, एचडीएफ भी 5.25% ही रही। सीआरआर में दोस्तों कोई चेंज नहीं किया गया। सीआरआर में सॉरी सॉरी सीआरआर में कोई चेंज नहीं हुआ दोस्तों। सीआरआर पहले 4% थी, लगभग 3-4 महीने पहले ही इन्होंने घोषणा कर दी उसको 3% करेंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कुछ सितंबर में कम करेंगे, कुछ अक्टूबर में कम करेंगे, 0.25% कम करते करते उसको 3% पे लेके आएंगे। तो ये टारगेट चल रहा है दोस्तों। सीआर में भी कोई चेंज नहीं हो, आज डेट में सीआर है 3.7% और इसको नवंबर तक क्या करना है, 3% का टारगेट रखना है। तो इस वाली मॉनेटरी पॉलिसी में कोई कम नहीं किया गया। सीआर 4 थी, 3.75% है, इसको 4 से 3 पे ले जाना है। लेकिन कब तक जाएगी, नवंबर 2025 तक जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हर महीने कुछ ना कुछ कटौती करेंगे। एसएलआर में कोई चेंज नहीं हुआ दोस्तों। एसएलआर 18 का 18% है। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो कितना में मेंटेन है, 18% में मेंटेन है दोस्तों। रिवर्स रेपो रेट दोस्तों 3.535% है दोस्तों, 3.35% पर स्टेबल है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। अब दो चीजों में चेंज किया गया। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन का तो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी थी दोस्तों, उसमें आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि जो करंट ईयर चल रहा है 2025-26, इसमें दोस्तों इन्फ्लेशन 3.1% रहेगी पूरे साल में। लेकिन अभी पिछले 2-3-4 महीने से जो इन्फ्लेशन है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो बहुत कम है। तो आरबीआई को लग रहा है कि इस साल इन्फ्लेशन कम ही रहेगी, तो इसको स्लेश कर दिया गया। इसको कम करके दोस्तों 2.6% कर दिया गया। तो एग्जाम में सीधा पूछते हैं, आरबीआई ने फाइनेंशियल 2025-26 में कितना इन्फ्लेशन का टारगेट लगाया, तो 2.6% लगाया दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, इन्फ्लेशन इन FY26 3.1 to 2.6% रहेगा। जीडीपी ग्रोथ, ऐसे दोस्तों मैंने बताया था, ये जीडीपी ग्रोथ मैंने बताया था, जीडीपी ग्रोथ रेट होती है। कई सारे जो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025, कई सारे इंस्टीट्यूशन ने अपना 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 अनुमान लगाते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो। मैंने एक साथ बताए थे। तो दोस्तों पिछला जो पहले आरबीआई अनुमान लगा रहा था कि 2025-26 में 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। लेकिन अभी आरबीआई को लग रहा है कि चूंकि जीएसटी रेट में कमी हो चुकी है, तो उससे क्या होगा, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा तो दोस्तों डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। तो अब इसने ये जो चेंज करके इसको 6.8% कर दिया गया दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल याद कर लेना है कि आरबीआई ने 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना रखा है। तो 6.5% था, लेकिन वो चेंज करके अब कितना कर दिया गया, 6.8% कर दिया गया दोस्तों। ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों बस इतना ही था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। ये सारे चीजें आई होप आप सब समझ गए होंगे। ये सब डेटा वैसे भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी कभी भी एग्जाम में पूछ देते हैं, रेपो रेट कितना है, बैंक रेट कितना है, मार्जिनल फैसिलिटी कितनी है, एचडीएफ कितनी है, सीआरआर कितनी है, एसएलआर कितनी है, रिवर्स रेपो रेट कितना, इन्फ्लेशन का क्या टारगेट है, क्या अनुमान है, और जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या अनुमान है। सीधा एग्जाम में पूछते हैं। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद।